सभी का स्वागत है सर्किट थ्योरी की क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना आगे का कंटेंट, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम कवर करेंगे अपने कंटेंट्स को। तो आज हम कवर करते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ को। तो देखिए, ओम्स लॉ क्या है कि इसके बारे में कई लोग, क्या होता है कि पता सबको होता है, बट इसकी डेफिनेशन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर इज दी ओम्स लॉ। ठीक है, बट ये ओम्स लॉ नहीं होता है। ओम्स लॉ क्या है, अगर कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ओम्स लॉ आपको बताना है। जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ, देन यू से द रेशियो ऑफ potential difference between any two points on a conductor to the current I flowing between them, ठीक है, is constant। यानी कि कोई कंडक्टर है, उसके दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होगी, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। साथ ही इसमें कंडीशन होती है कि फिजिकल कंडीशंस डज नॉट चेंज। जो भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज ना हो। फिजिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें अगर चेंज नहीं हो रही हैं तो उस केस में वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये दिया है ओम्स लॉ ने, वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होता है। इसको हमने मान लिया कांस्टेंट को R, दिस R इज नोन एज कांस्टेंट। तब जाके आपका ये फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू आई आर। तो ओम्स ने रेजिस्टेंस के लिए कोई डेफिनेशन नहीं दी। ओम्स ने केवल इतना कहा है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी सर्किट में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। अब देखिए, यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कई लोग कहते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे करंट चेंज होगी वैसे वैसे वोल्टेज चेंज होगा। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? नहीं। हम किसी सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं और जब उस वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करते हैं तब हमारी करंट चेंज होती है। तो हमें कहना चाहिए कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करेगा वैसे ही वैसे हमारी करंट भी वेरी करेगी। तो ये दो चीजें हैं जो आमतौर पे मतलब पता सबको होता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग गलतियां कर जाते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, V और I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। ठीक है, तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या है कि हम वोल्टेज को अगर वेरी कराएंगे तो करंट वेरी करेगी। करंट को वेरी नहीं करा सकते हैं, हम वोल्टेज को वेरी कराते हैं, और जब वोल्टेज वेरी करता है तब करंट वेरी करती है। तो ये बहुत बारीक सी चीज है जो कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक, तो दिस इज ओम्स लॉ। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ये जो रिलेशनशिप है नॉन मेटालिक कंडक्टर्स पे काम नहीं करती है। जैसे हमारे सेमीकंडक्टर हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, उन पे ये रिलेशनशिप काम नहीं करती है कई बार। ठीक है, तो ये केवल कंडक्टर्स के लिए रिलेशन है। अब इसके बाद चलते हैं हम रेजिस्टेंस पे। तो देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू एनीथिंग इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, यू आर वॉकिंग, ठीक है, यू आर राइडिंग ए बाइक, रास्ते में आपको स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, दैट स्पीड ब्रेकर इज द रेजिस्टेंस टू योर वेलोसिटी, टू योर स्पीड। आपको ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस है। आप बाइक चला रहे हैं, आप ब्रेक लगाते हैं, बाइक रुक जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो कोई भी चीज जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो हम करंट की बात करेंगे, यानी कि करंट के फ्लो का जो प्रॉपर्टी अपोज कर रही है। भाई करंट फ्लो कर रही है किसी मटेरियल में, अब उस करंट में लॉसेस हो रहे हैं, हीट आपको महसूस हो रही है कि वायर गर्म हो रही है, ठीक है, हीट निकल रही है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ तो है जो उस करंट का अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से वो लॉसेस हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। अब इसका एक फॉर्मूला तो यहां से निकल के आता है कि V इक्वल्स टू आई आर।
जहां पे ओम्स लॉ से हम डिराइव करते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर निकल के आता है, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है। दूसरी चीज, जो जनरल फॉर्मूला है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को भी ऐड कर दें तो दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब अगर मैं इस एरिया को 1 का लूं और इसको भी यूनिट लेंथ का लूं, कंडक्टर अपना यूनिट लेंथ का ले, मटेरियल आपका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का ले, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। तो उस केस में R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R इक्वल्स टू हो जाएगा रो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का है, तो जो हमारा उसका रेजिस्टेंस होता है वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? ओम मीटर। ठीक है। तो ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की। अब हमने एक बात कही थी कि भाई इस पे क्या टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है? हमने कहा था कि फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए जब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। इसलिए कहा था क्योंकि टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रफ एक बार उसको नजर डाल लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस क्या फर्क पड़ता है। अगर प्योर मेटल है जो कि कंडक्टर जिसका हम अपने वायर में यूज करते हैं, लाइक कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इन सब का चीजों का हम यूज करते हैं, तो दीज आर प्योर मेटल्स। तो इन केस ऑफ प्योर मेटल्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है? टेम्परेचर। यानी कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी राइज करता है। ठीक है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या हम कह सकते हैं कि ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो अगर टेम्परेचर राइज करता है तो रेजिस्टेंस हमारा हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये तो बात हुई मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब बात करते हैं अलॉयज की। ठीक है। तो कुछ अलॉयज ऐसे होते हैं जिसके साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए हम अलॉय का यूज भी करते हैं कि उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पे नहीं आता है या फिर बहुत कम इफेक्ट आता है। ठीक है। जैसे कुछ हमारे अलॉयज हैं लाइक यूरेका, जिसमें 60% कॉपर होता है और 40% निकेल होता है, मैग्नीन होता है। इन सब का रेजिस्टेंस जो होता है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो प्योर मेटल में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंसुलेटर्स में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अलॉयज में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। मैं ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें सर्किट थ्योरी पढ़नी है, फिजिक्स नहीं पढ़नी है अभी। ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि इफ आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टी 0 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया 0 डिग्री सेल्सियस पे एक रेजिस्टेंस कंसिडर किया, उसको मान लिया आर नॉट। टी डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस इज टू बी फाउंड, आर टी। यानी कि हमें किसी टेम्परेचर पे, सपोज मुझे पता करना है कि यार 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना हूँ मैं और 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने उसको मान लिया आर टी। आर टी क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। एल्फा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उस पर्टिकुलर मटेरियल का, जो भी आपका मटेरियल है। देन आर टी जो होगा, जो आपका रेजिस्टेंस होगा जिस टेम्परेचर पे आपको निकालना है, क्या सर्किट क्या फॉर्मूले से मिलता है, आर टी विल बी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। एल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टी क्या है? वो टेम्परेचर जिसपे हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ एल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओम, ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में पर ओम कितना चेंज आ रहा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, वो कहलाता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये बताता है कि पर डिग्री सेल्सियस पे कितना चेंजेस आपके रेजिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है। तो ये तो बात हुई रेजिस्टेंस के थोड़ा सा फिजिकल
इंट्रोडक्शन के बारे में अब बात करते हैं। चूंकि हम सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं और सर्किट थ्योरी में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है वो है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। कैसे हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये हमें सीखना है। तो देखिए, रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो अगर आप उनको बैक टू बैक कनेक्ट कर रहे हैं तब हम कहते हैं कि वो सीरीज में है। ठीक है, अब सीरीज में है ये जब पढ़ते हैं तब तो बड़ा इजी लगता है, जब सर्किट में जाते हैं तब बड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए क्या तरीका है, आप कभी भी चेक करिए अगर किन्हीं दो रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है तब वो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होंगे। अब देखिए, ये करंट है, इसके पास आगे यहाँ जाएगी, इस रेजिस्टेंस में जाएगी, यस, यही करंट इसमें भी जाएगी और यही करंट इसमें भी जाएगी। इसके पास कोई और रास्ता है ही नहीं ट्रेवल करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि रेजिस्टेंस में करंट जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एडिटिव होगा, यानी कि ये वी वोल्टेज ये पूरा यहाँ पे आएगा। अब ये इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको हमने V1 बोल दिया, इसके अक्रॉस ड्रॉप को हमने V2 बोल दिया, इसके अक्रॉस ड्रॉप को हमने V3 बोल दिया। V1 V2 V3 क्या निकल के आएंगे, ठीक है, तो V1 को हम लिख सकते हैं I इंटू R1, क्योंकि यही करंट इसमें जा रही है। ओम्स लॉ भी यही कह रहा है कि V इक्वल्स टू IR, तो I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। ठीक है, तो ये तीनों ड्रॉप हो रहे हैं। इन तीनों ड्रॉप को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा V, और V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या निकलेगा, देखिए, I इंटू R इक्विवेलेंट, IR1, IR2, IR3। यहाँ से आप ये रिलेशन निकालते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उनको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। सपोज ये 2 ओम का है, 3 का है, 5 का है, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, चूंकि वोल्टेज ड्रॉप एडिटिव है तो सीधी सी बात है पावर भी एडिटिव होगी। यहाँ जो पावर लॉस होंगे प्लस ये पावर लॉस प्लस ये पावर लॉस, तो पावर लॉस भी हम ऐड करते हैं। ये तो कहानी हुई सीरीज की। बात करते हैं पैरेलल की। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वहां पे इसका उल्टा होता है। अभी तक क्या था, करंट सेम है, अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस सीरीज में है। बट अगर करंट आपकी डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो वहां रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। ठीक है, अब जैसे ये करंट थी, अब इस करंट के पास आगे जाने के 3 रास्ते थे, यहां भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, यहां भी, या तीनों में जा सकती है। तो तीनों में करंट जा रही है, इट मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। देखिए, यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा वो यही वोल्टेज होगा, इसको भी यही वोल्टेज मिल रहा है और इसको भी यही वोल्टेज मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस I जो मेरा डिवाइड हुआ, किस किस में डिवाइड हुआ, I1, I2 और I3 में, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नाउ दिस I1 इक्वल्स टू, अब चूंकि इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, E है, तो E अपॉन R1, E अपॉन R2, E अपॉन R3। ठीक है, तीनों करंट की वैल्यू हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा I इक्वल्स टू E अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3। E को कैंसिल कर दीजिए, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से आप पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि सीरीज में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों पैरेलल में हैं, इसका मतलब देखिए इन तीनों का पहला एंड आपस में कनेक्टेड है और दूसरा एंड भी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इस पॉइंट पे, इसीलिए ये पैरेलल में है। ठीक है, अगर मैं गलती से भी यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता, ठीक है, तब मैं ये नहीं कह सकता था कि ये पैरेलल में। पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ता, तब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता। ठीक है, तो इसको हम न्यूमेरिकल भी समझेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको और क्लियर करेंगे। तो अब होता क्या है कि कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां ना तो रेजिस्टेंस हमें सीरीज में दिखाई देता है, ना ही वो पैरेलल में होता है। ठीक है, मतलब करंट का डिवीजन तो हो रहा है बट हम उसको पैरेलल में नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, थर्ड केस बनता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। तो जनरली आपके जो सर्किट होते हैं उसमें डेल्टा बन जाता है। अब उस डेल्टा को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास दो तरह के कन्वर्जन अवेलेबल होते हैं, एक डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा। तो देखिए, कई बार हम उसको डेल्टा बोलते हैं, कई बार हम उसको पाई बोलते हैं। ठीक है,
तो पाई और डेल्टा एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर मुझे ये सर्किट बनाया, ये डेल्टा हो गया, और इसी को मैं अगर दोनों लाइनों को सीधा सीधा लगा दूं तो ये पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बन जाएगा, तो इसको पाई नेटवर्क बोल देंगे। तो पाई और डेल्टा में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो डेल्टा बन रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टार में कन्वर्ट करते हैं। स्टार क्या है, जस्ट फॉर्मेशन है, वाई फॉर्मेशन है। तो ये उल्टा भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करने का बड़ा इजी तरीका आपको बताता हूँ कि सपोज ये एक डेल्टा फॉर्म हो रहा है, रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है आपको, जिसके रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक कॉमन पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। और वहां हर पॉइंट से एक्स से हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, वाई से एक बनाया और एक जेड से बना दिया। अब ये जो बना, ये हमारा स्टार बना, ठीक है। अब मुझे इस R1, R2, R3 को हटाना है अपने सर्किट से और नए रेजिस्टेंस RA, RB, RC को लगाना है। बट ऐसे तो नहीं लगा सकते डायरेक्टली, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या फॉर्मूले? अगर मुझे R1 निकालना है, ये R1 RA निकालना है, तो RA क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को देखिए किससे कनेक्टेड है, ये एक इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है। यानी कि इसके दोनों साइड के रेजिस्टेंस कौन कौन से, R1 और R2, इनके तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, जो इसके साइड में आ रहे हैं या जो दोनों इससे कनेक्टेड है उनकी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड में जो तीनों रेजिस्टेंस जिसका डेल्टा बना रहे हैं उनका सम कर दीजिए, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर मुझे RB निकालना है, तो देखिए ये किसके, इसके साइड में कौन कौन से रेजिस्टेंस है, R1 है और R3 है। तो मैंने R1 और R3 की मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में तीनों का सम कर दिया। इसी तरह से RC के लिए इसके साइड में R2 और R3 है, तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो स्टार के एलिमेंट इस तरह से कैलकुलेट करके लाते हैं, ठीक है। इसको भी हम न्यूमेरिकल की हेल्प से और थोड़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। अब 90 ये मान के चलिए, अब 99% केस में आप डेल्टा से स्टार में ही कन्वर्ट करते हैं। कोई 1 या 2% केस ऐसा होगा जहां पे हमें जरूरत पड़ती है कि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक लूप को एलिमिनेट कर रहे हैं, और जब लूप कम होता है तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। बट कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। सपोज एक स्टार है RA, RB, RC, और हमें एक डेल्टा बनाना है, उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से आप डेल्टा बना लीजिए तीनों तरफ। इसको रेजिस्टेंस बोल दिया R1, R2 एंड R3। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूले में ध्यान देना है, जब आप R1 कैलकुलेट कर रहे होंगे, यानी कि इस R1 को जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो यहां से अगर आप देखेंगे जो दो इसके ठीक सामने रेजिस्टेंस दिखाई देंगे, ठीक है, ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं इसको, तो इन दोनों को पहले तो ऐड कर दीजिए, RA प्लस RB, ठीक है। सिंपली हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस फिर क्या करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, RA RB मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रेजिस्टेंस बच रहा है, जो छुपा हुआ है, अभी तक दिखाई नहीं दिया, उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, RC। बन गया फॉर्मूला। इसी तरह से जब हम R3 को देखेंगे तो R3 के लिए ध्यान से देखिए, इसके सामने क्या क्या आ रहा है, एक ये RB आ रहा है और RC आ रहा है, तो RB प्लस RC, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई RB RC अपॉन बचा क्या, RA, डिवाइड कर दिया RA से। सिमिलरली हम R2 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई अगर स्टार आपको गिवन है और आपको डेल्टा में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं फिर से बता रहा हूं, डेल्टा नेटवर्क या पाई नेटवर्क एक ही चीज होते हैं, डिफरेंस उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए एक सीरीज और पैरेलल का मैं एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैंने एज एग्जांपल लिया है। अब मैं डायरेक्टली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बट मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ये मैंने आपको फाइनल में लिखा है सबसे लास्ट में। बट आपको करना क्या है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए कि कौन कौन से रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिखाई देते हैं और कौन कौन से रेजिस्टेंस आपको डायरेक्टली पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए मुझे करंट निकालना है, यानी कि मुझे यहां से अपना रेजिस्टेंस को व्यू करना है कि यहां पे मेरा रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि मुझे इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ढूंढिए, उसमें ध्यान से देखिए कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। जब मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये दो रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस डायरेक्टली पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। कैसे? करंट का कंसेप्ट सबसे बढ़िया है, जहां से आपको रेजिस्टेंस चेक करना है वहां से करंट देखिए। अब देखिए यहां से एक करंट गई,
अब वो करंट यहाँ डिवाइड हो गई और यहाँ डिवाइड हो गई। तो यार ये तो पता चलता है कि ये पैरेलल में होने चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ये करंट जाती हैं आगे जाके मिलनी भी चाहिए। तो जब ये यहाँ से करंट जाएंगी तो इस पॉइंट से निकलेंगी भी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है कि ये 2 और 2 किस में है, पैरेलल में है। सिमिलरली जो करंट यहाँ और यहाँ डिवाइड होगी वो यहाँ आके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए इसका पहला और इसका दूसरा पॉइंट, इसका पहला और इसका दूसरा पॉइंट, अगर ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं तब वो पैरेलल में होंगे। यानी कि 1 और 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पैरेलल में है, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो 2 और 2 का पैरेलल भैया हमने यहाँ बना दिया 1। देखिए जब सेम रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालते हैं तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कितना आता है उसका हाफ हो जाता है। तो सेम रेजिस्टेंस का पैरेलल कितना आता है, हाफ हो जाता है। तो 2 और 2 का पैरेलल कितना हो गया, 1। सिमिलरली यहाँ देखिए 4 का भी, इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट इधर जुड़ा हुआ है, तो ये भी पैरेलल में हो गए। तो इसको भी हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब 4 और 4 का पैरेलल कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये दोनों किसमें है, आपके पैरेलल में। तो 4 और 4 का पैरेलल 2। अब मैंने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया, 2 और 2 का पैरेलल बना के 1 यहाँ रख दिया, इस 4 और 4 का पैरेलल बना के 2 यहाँ रख दिया, बाकी जो सर्किट था एज इट इज मैंने रख दिया 3, 2.5 एंड 4, ठीक है। अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूं। अब मैं फिर से सर्किट को चेक करता हूं कि देखिए क्या क्या सीरीज में है। तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 सीरीज में है। क्यों सीरीज में है, क्योंकि जो करंट 1 में जाएगी वही करंट 2 में जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई और करंट का रास्ता है ही नहीं। जो भी करंट 1 में घुस गई वो करंट आपकी 2 में एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो 1 और 2 किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो ये सीरीज में आ गया, तो हमने इसको सीरीज में ऐड कर दिया, कितना हो गया, 2 + 1 3। तो देखिए फिर से मैंने सर्किट को ड्रॉ कर लिया। अब 3, ये बाकी सर्किट सेम है। अब मुझे फिर दिखाई दे रहा है कि ये 3, देखिए इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड और दूसरा एंड कनेक्टेड है, यानी कि ये पैरेलल में होगा। तो फिर 3 और 3 का पैरेलल कर लिया, कितना आया 1.5, और बाकी रेजिस्टेंस सेम रख दिया मैंने 4 और 2.5। तो देखिए 1.5 और 2.5 कितना हो गया, 4। ये चूंकि सीरीज में जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें जाएगी, तो 1.5 और 2.5 कितना हो गया, 4। और अगेन ये 4 जब आएगा, इसको मैंने 4 बनाया, तो 4 और ये 4, ये वाला 4, ठीक है, ये जो 4 है, तो ये 4 और ये 4 डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं किसमें, पैरेलल में। तो 4 और 4 का पैरेलल कितना हो जाएगा, हाफ, यानी कि 2। तो अब हमारे पास इतने बड़े सर्किट से केवल एक रेजिस्टेंस निकल कर आया 2, ठीक है। और इस 2 से फिर हमें करंट निकालना था, तो 30/2 कितना आ गया, 15 एम्पियर की करंट आ गई। अब देखिए इसमें मैंने किया क्या, ये जो लिखा है 2 और 2 ये पैरेलल में है, ठीक है साहब। ये 4 और 4 ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में आए तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो बीच में प्लस लगा दिया। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो इस 3 के साथ पैरेलल में है, तो यह पैरेलल लिख दिया। अब ये जो पूरा सर्किट आ गया, यानी कि यहां तक सॉल्व करने के बाद जो आया वो इस 2.5 के साथ सीरीज में है, तो भैया प्लस लगा के 2.5 कर दिया। अब जो 2.5 भी जुड़ गया, इस पूरा बन गया ये सर्किट, तो ये 4 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में, तो इसको हमने पैरेलल में लिखा है। तो इसको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर आप इसको एक डायग्राम की तरह ही सॉल्व करते हैं दैट विल बी मच बेटर, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। होप कि आपको सीरीज और पैरेलल का थोड़ा क्लियर हुआ होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन मेल मी योर क्वेश्चंस, मेरा एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं। स्टार डेल्टा हमने समझने की कोशिश की थी, तो स्टार डेल्टा पे थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। सपोज ये एक क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो नाउ अगर मैं ये चेक करूं कि पैरेलल कौन से हैं, तो देखिए अगर मैं ए से कोई करंट को फ्लो कराता हूं तो सबसे सिंपल तरीका तो वही है ना कि करंट को फ्लो करा के देख लो। अब ये करंट 6 और 4 में डिवाइड हो रही है, बट क्या 6 और 4 का ये वाला एंड तो कनेक्टेड है आपस में, बट जो दूसरा एंड है, ये वाला जो एंड है, इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड, क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, इनके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इनको पैरेलल में नहीं बोल सकते। तो ये तो पैरेलल में है नहीं। इसको देखते हैं, क्या ये और ये सीरीज में है? नहीं, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगी उसका कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ हिस्सा इधर जाएगा, तो सीरीज में भी नहीं है। ये भी सीरीज में नहीं है, ये भी सीरीज में नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई दो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है या नहीं है या पैरेलल में है। तो इस केस में कहीं ना कहीं डेल्टा बनता है, तो हमको ध्यान से देखना होता है। तो देखिए ये एक डेल्टा बन रहा है,
ये एक पाई बन रहा है, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो डेल्टा बनाए। अब इसमें से कोई सा भी एक डेल्टा आप पहले सॉल्व कर सकते हो। एक डेल्टा ये है और एक डेल्टा ये है, तो पहले मैं ये वाला लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसको रीड्रॉ किया सर्किट को, चूंकि सर्किट जो होता है एक सेट ऑफ वायर्स होता है, उन वायर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये 5 ओम मैंने ऐसे लगाया, 4 को थोड़ा सा मैंने मूव करके ट्रायंगल शेप में यहाँ बना दिया, और इस 2 को भी थोड़ा सा मूव करके ट्रायंगल शेप में ले आया, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जाए कि डेल्टा कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हमने डेल्टा जैसा इसको बनाया है, और कुछ नहीं। आप जरूरी नहीं, आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पाई की शेप में रहने दीजिए। अभी ये हमको पाई की शेप में दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में पॉइंट हमने मान लिया, रेजिस्टेंस मान लिया, R1 R2 R3, ये हमारा स्टार बन गया। देखिए यहाँ मिस्टेक क्या होती है कि जब हम इसको स्टार में, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करते हैं, हम इनको हटाना भूल जाते हैं, या इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस लगा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब X Y और Z मैंने 3 पॉइंट मान लिए। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे बाकी सारा सर्किट बना लो, बस ये X Y Z के बीच का छोड़ दो। तो X Y Z के बीच का हमने छोड़ दिया। अब देखिए X और इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस, ये आ गया, ये रेजिस्टेंस ये आ गया, और ये रेजिस्टेंस ये आ गया। बाकी एक और कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो डेल्टा का पार्ट है, और डेल्टा का सारा पार्ट हमें रिमूव करना है। अब मुझे R1 निकालना था, तो R1 के लिए क्या किए, दोनों साइड के रेजिस्टेंस यानी कि 5 × 4, तो R1 के लिए क्या किया, 5 × 4 अपॉन तीनों का सम, तो 5 + 4 + 2 यानी कि 11, तो ये कितना आया, 20/11। सिमिलरली R2 कितना आ जाएगा, 4, और इसके दूसरी साइड का रेजिस्टेंस 2 यानी कि 4 × 2 8, 8/11, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 5 × 2 10/11, तो 10/11, तीनों रेजिस्टेंस निकाल दिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 4 और ये R1, देखिए जो करंट इस 4 में जाएगी वही करंट इस R1 में जाएगी, यानी कि सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है, और ये 3 और ये 10/11 ये दोनों सीरीज में है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व कर दिया। जब इनको सॉल्व किया तो ये 6 और ये इन दोनों को जोड़ के एक रेजिस्टेंस बना दिया, इन दोनों को जोड़ के ये जो न्यूट्रल पॉइंट था ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट ऊपर आ गया, और ये रेजिस्टेंस तो जुड़ ही गया था इसमें। ठीक है, अब ये 3 ओम और 10/11 43/11 बन गया। ठीक है, ये 5 ओम है, और ये तो 8/11 है ही हमारा, और यहाँ जो हमारा बी पॉइंट शुरू से चल रहा है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो अब क्या करें, अब फिर से वही सिचुएशन आ गई कि यहां भी हम नहीं बता पा रहे कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, तो क्या होगा, एक और डेल्टा बन रहा है। अब हमें इस डेल्टा को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पाई को ही डेल्टा में सॉल्व कर लिया। अब ये बीच में एक पॉइंट ले लिया, यहां से हर तीनों के बीच में से जो तीनों जहां जहां रेजिस्टेंस ज्वाइंट हो रहे हैं वहां से एक एक रेजिस्टेंस की ब्रांच ले ली। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3। R1 कैलकुलेट किया तो 43/11 × 5 अपॉन इन तीनों का सम मैंने निकाल के देखा था, तो ये आ रहा है 9.63, उससे डिवाइड कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 2.03। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये कितना है, 2.02। ठीक है, सिमिलरली R2 कैलकुलेट करेंगे तो 43/11 × 8/11 डिवाइड बाई तीनों का सम, तो ये कितना आ रहा है, 0.29, तो दिस इज योर 0.29। तीसरा रेजिस्टेंस 5 × 8/11, तो 5 × 8/11 बाई 9.63 इक्वल्स टू 0.37, तो ये आ गया 0.37। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका और इस दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में कैसा हो जाएगा, देखिए ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, और यही हमने किया है, यहाँ इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, प्लस जब इन दोनों को पैरेलल में आप सॉल्व कर लेंगे तो प्लस ये 0.37 कितना हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आएगा 8.38। ठीक है, 8.38 ओम। तो इस तरह से आप अपने डेल्टा के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, आप लोग अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।